यस मैम, रेडी। ओके सर, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकेंड, आपको ऐसे देखने में शायद प्रॉब्लम हो। अभी ठीक है कि पहले ठीक था? एक बार बता दो। ये ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए अगर हो सकता है तो। शायद इससे बड़ा तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारा कोग्निटिव साइकोलॉजी में हमने ये पांचों पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना? सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी और लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, जिनमें इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, ये सब है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है जितना अब तक हमने पढ़ा है? मेघा जी, मानू जी और नित्य जी, Yes, आप लोग पढ़ा आपने? भी वापस से पढ़ा है? नहीं मैम, वापस से नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ाई वो क्लियर है। पढ़ लेते हैं हम लोग मैम, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं मैम। अच्छा जी, ओके। ठीक है। तो स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है? अच्छा, आप लोग पहले मुझे बताइए स्ट्रेस क्या है आप लोगों के हिसाब से? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब जैसे अभी अभी आप कोई काम कर रहे हो, आपको मान लो कोई कहीं जाना, ऑफिस जाना है, तो आपको तनाव हो गया कि मुझे बस पकड़नी है, वहां तक जाना है, ये एक्यूट स्ट्रेस होता है। और क्रॉनिक मतलब होता है जो आप लेके चलते हो, हमेशा दिमाग में आपके भरा रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ड्यू टू डिसीज भी होता है कि आपको कोई बीमारी हो गई तो आपको तनाव हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। और स्ट्रेस किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण भी हो जाता है, जैसे किसी की डेथ हो गई तो आपको स्ट्रेस हो गया एकदम से। जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो करता है, मतलब स्ट्रेस, तनाव जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इसके कारण फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और सुसाइडल अटैक तक कर देता है आदमी। अगर स्ट्रेस अगर लंबा खिंच जाता है तो स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। डायबिटीज इज ड्यू टू स्ट्रेस, हार्ट अटैक इज ड्यू टू स्ट्रेस, इंसोमिया इज ड्यू टू स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी स्ट्रेस के अराउंड ही घूमते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई भी बताएंगे अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेस? चलो ठीक है, तो हम स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कोज बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या है स्ट्रेस? वही की स्टेट ऑफ वरी, आप टेंशन लोगे किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा चिंता करोगे तो क्या होगा, यही एक डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से ऐसा होगा। जैसे आप किसी भी एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, तो ऐसे कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। वही तनाव का कारण बन जाता है ना? तो स्ट्रेस इज अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स दैट प्रॉम्प्ट्स अस टू एड्रेस चैलेंज एंड थ्रेट इन आवर लाइव्स। तो स्ट्रेस क्या है? एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, मतलब ये हर किसी को होता है, हर एक, ये बहुत नॉर्मल है हर किसी में कि आप कुछ भी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, तो भी आपको ये स्ट्रेस जैसी आपकी
स्ट्रेस जैसा बन जाता है ना, हम ऐसा तनाव ले लेते हैं बहुत सारा। तो ये क्या है कि एड्रेस चैलेंज एंड थ्रेट इन आवर लाइफ्स, ये हमारी हर किसी की लाइफ में जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करता है, जो भी थ्रेट्स है उनको दिखाता है। तो यही कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कुछ थ्रेट्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनमें जब हम फंस जाते हैं, उनमें जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं उसके बारे में, तो उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये इस फोटो में हम दिखा पा रहे हैं कि ये अभी इनका एग्जाम होगा कल परसों, इन्होंने पहले से कुछ पढ़ नहीं रखा होगा, तो अब क्या होगा, स्ट्रेस होगा, है ना। पहले ये यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गए होंगे, क्लासेस नहीं लगाई होंगी, या फिर लगाई भी होंगी तो कुछ याद नहीं है अभी। अब कल एग्जाम है, तो अब इनको इतनी टेंशन हो रही है कि अब क्या करूं मैं, कैसे करूं, है ना। अब इनको सब ऊपर से जा रहा होगा, सर के ऊपर से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक तरह का स्ट्रेस ही है। उसके बाद है सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव। तो हमारे जैसे पता है आप लोगों को कि हमारे दो सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपका क्या करता है, रिलैक्स हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, आप रिलैक्स होते हो उस टाइम। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव करता है, मतलब हम हमारे अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट वाले जो हॉर्मोन्स है उन पे काम करता है। तो जब आप स्ट्रेस में होते तो आप बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे हमारा एग्जाम चल रहा है और एग्जाम का मतलब लास्ट का 10-15 मिनट बची है, और आपके जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह लिखने को है, तो वो बचे हुए हैं। तो फिर कैसा होता है ना, एकदम हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और हम इतने ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं उसमें, और हमारे वर्ड्स भी इधर उधर चले जाते हैं फिर तो, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेस की वजह से ही हम ऐसा होते हैं। या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशंस में आप देख सकते हो कि हम एकदम ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, हैंस सेले इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस हैविंग टू कैटेगरीज। तो इनका नाम याद रखना है आपको, हैंस सेले। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस हैविंग टू कैटेगरीज। जो दो कैटेगरीज है जो अभी मेघा जी ने बताई कि स्ट्रेस स्ट्रेस की दो कैटेगरीज है, जो है एक है डिस्ट्रेस और एक है यू स्ट्रेस। तो ये हैंस सेले ने दी थी। तो इन्होंने क्या बताया कि डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। अब डिस्ट्रेस तो वो होता है जो मतलब हम ऐसे बहुत सारी टेंशन ले ले, फालतू की टेंशन ले ले, और उससे हमारा ही कुछ ना कुछ नुकसान हो। और यू स्ट्रेस वो होता है जो टेंशन लेनी जरूरी है ना। अगर उस टेंशन को हम नहीं लेंगे तो हमारा नुकसान नुकसान होगा। अगर मान लो आपका एग्जाम ही है, हम वापस एग्जाम की बात करते हैं, आपके एग्जाम ही है और आपको टेंशन ही नहीं हो रही कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है ना। अगर मुझे ऐसा है कि 10 दिन बाद मेरा नेट जेआरएफ का एग्जाम है और मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही, और हमें ये पता है कि जब टेंशन होती है तभी पढ़ा जाता है ना। अगर हम ऐसे शांति से हमें कोई कह दे कि भाई आप पढ़ लो, तो पढ़ नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं लगेगा हमारा दिमाग। पढ़ लेंगे, मतलब नॉर्मल जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो एक रिवीजन की तरह या उसको लर्न करने की तरह या एग्जाम की तैयारी की तरह, इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो ये परेशानी हो सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा और अगर आपको ये है कि डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब डिस्ट्रेस क्या, कि आप बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह से आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो ये भी दिक्कत का कारण बन सकता है, ये भी परेशानी हो सकती है। तो डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस दो तरह के कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे बोलते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही स्ट्रेस भी है कि वो अच्छा भी है किसी किसी चीज में और किसी किसी चीज में बुरा भी है। तो डिस्ट्रेस, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रेस इज stress that negatively affect you and eustress is stress that has positive effect on you। ठीक है, ये दोनों चीज समझ आई।
उसके बाद है यूज स्ट्रेस इज व्हाट एनर्जाइज अस एंड मोटिवेट अस टू मेक अ चेंज। जो यूज स्ट्रेस है वो क्या है, आपके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगा। और यूज स्ट्रेस इज व्हाट एनर्जाइज अस एंड मोटिवेट अस टू मेक अ चेंज। जो हमें एनर्जाइज करता है, मोटिवेट करता है कि हमें कुछ करना है, ये है यूज स्ट्रेस। और इट गिव अस अ पॉजिटिव आउटलुक एंड मेक अस कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड सिकनेस। और ये क्या करता है, हमें इतना कैपेबल करता है, इतना ओवरकमिंग करता है हमारे ऑब्स्टेकल्स को, कि जो भी आपके सामने आने वाली बाधाएं है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनसे आप लड़ सको, पॉजिटिवली आप उनसे डील कर सको। ठीक है, तो ये है आपका यूज स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके। अब जैसे सिम्टम्स है, कभी ना कभी तो आप लोगों ने ये फेस किया ही होगा, है ना, स्ट्रेस को। तो आप लोग मुझे बताओ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नित्य जी आप बताइए, स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम्स, या आपने अपने अंदर क्या देखे है कि ये हुआ जब मैं बहुत टेंशन ले रहा था या बहुत स्ट्रेस में था। ये हो सकता है कि हम कोई चीजें करने जा रहे हो भूल जाएं, स्ट्रेस में भी होता है। और कोई चीज हम अब सीरीज में करना चाह रहे हो, तितर बितर हो जाता है। हम्म इससे इससे हम थोड़ा, कोई बोल रहा है तो गुस्सा भी हो सकते हैं, स्ट्रेस में भी होता है। हम्म तो ये सब symptoms हो सकते हैं। ओके, और कोई, मेघा जी। मैम सबसे पहले तो स्ट्रेस आता है ना, वैसी हार्ट बीट बढ़ती है व्यक्ति की, हम्म तेज होने लग जाती है, और उसको बार हम्म बार प्यास लगती है, पानी पीता है वो, एक्यूट हम्म स्ट्रेस। तो जैसे कोई आदमी किसी को अपन बोल दें कि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करो, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगे, है किसी ने कभी स्टेज पे बोला नहीं होता है, हम्म बड़ा एक्यूट स्ट्रेस होता है, तो उसको फिर हार्ट बीट बढ़ती, बार बार पानी पीता है, लूज मोशंस भी हो जाते हैं, कई बार मोशंस भी बार बार होते हैं उसको स्ट्रेस के कारण। हाँ जी। और अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस तो इमोशनली व्यक्ति को डैमेज करता है बहुत बुरी तरीके से। हम्म वो उसके इमोशंस जो है वो बहुत, मतलब अंदर से उसको रोना भी आने लग जाता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है तो। हम्म कि ज्यादा दुख हो तो व्यक्ति को रो लेना चाहिए, हम्म है ना। हाँ और हाँ जी। मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस व्यक्ति के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है, और एक्यूट हम्म जो होता है उसको भी यदि वो प्रॉपर अगर डीप ब्रीदिंग करे एक उस समय, तो वो उस स्ट्रेस कोप अप कर सकता है जो उसे होता है टेम्पररी। ओके, ठीक है। तो जो आप लोगों ने बताए, अब हम फिजिकल, इमोशनल, थिंकिंग, चेंज इन बिहेवियर, इन सब लेवल्स पे देखेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स क्या है, जैसे कि माइग्रेन, अगर किसी को, वही क्रोनिक और एक्रोनिक की बात हो रही है इसमें, कि अगर किसी को बहुत क्रोनिक स्ट्रेस होगा, क्रोनिक और एक्यूट आप समझ रहे हो। एक्यूट मतलब वही कि जैसे टाइम टाइम पे कभी आए हमें, ऐसे है ना, कोई ऐसी कोई परेशानी हो तब आए। और क्रोनिक जो पर्सन बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में रहता है बहुत टाइम तक, है ना, कि उनको कुछ महीने, कुछ साल हो गए कि वो बहुत स्ट्रेस में ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये एक्यूट और क्रोनिक ये है। तो जैसे क्रोनिक के बारे में बताएंगे कि ये माइग्रेन, जैसे किसी को माइग्रेन भी हो सकता है स्ट्रेस के कारण। ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ये मतलब आपकी लास्ट स्टेजेस, या फिर ऐसे भी बताई गई है कि ये भी हो सकता है ना। स्लीप डिस्टर्ब, ये तो बहुत कॉमन है कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है। उसके बाद लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन। अब ये किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है स्ट्रेस के कारण। ठीक है, पेन होता है, टायर्डनेस होती है और वीकनेस होती है। उसके बाद इमोशनली क्या होता है, एंजाइटी, एंजाइटी होगी। उसके बाद नॉट एबल टू रिलैक्स, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे वो। फील हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, वही जैसे इन्होंने बताई, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपसेट फीलिंग, अपसेट 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 सैड सैड फील करेंगे वो।
फीलिंग क्राई, रोने का मन करेगा, इरिटेट होंगे, जैसे आपने बताया था इरिटेट होंगे बहुत ज्यादा, है ना, छोटी छोटी बात पे लड़ने लगेंगे। उसके बाद मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, कभी खुश होंगे कभी दुखी होंगे, एकदम सैड हो जाएंगे, है ना, एकदम गुस्सा आ जाएगा। बोर्डम और एंगर, बोर होते रहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इमोशनल सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसके बाद है थिंकिंग, उनकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, है ना, बहुत नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगेंगे, फियर होगा, डर होगा, होपलेसनेस होगी, है ना, किसी से होप नहीं रखेंगे, होपलेसनेस रहेगी उनको। उसके बाद है चेंज इन बिहेवियर, उनकी बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, जैसे कि एडिक्शन उनको लग सकते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल वायलेंस, है ना, सोशल आइसोलेशन। ये सारे चेंजेस उनके बिहेवियर में आ सकते हैं अगर किसी को बहुत क्रोनिक स्ट्रेस है, या फिर अगर आपको कुछ देर के लिए भी स्ट्रेस आता है, टेंशन, ऐसे तनाव होता है, तो उस टाइम भी आप जैसे नेगेटिव सोचने लगते हो, या फिर डर लगने लगता है, लोगों से होप नहीं होता कोई कि हाँ ऐसे ये भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इमोशनली भी आप जैसे रिलैक्स फील नहीं करोगे उस टाइम, इरिटेट होंगे, बहुत मूड स्विंग होंगे। तो एक्यूट और जो आपका क्रोनिक है दोनों में ही ऐसा होगा, बस वो वही है कि वो कुछ टाइम के लिए होगा, वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होगा क्रोनिक में। ठीक है, एडिक्शन की लत लग जाएगी, जैसे आपको ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे आपके बिहेवियर में। तो ये सारे सिम्टम्स है स्ट्रेस के। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट को भी एक छोटे से स्लाइड में ऐसे दिखाया गया है, देखो साइड में, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, प्रोडक्टिव वर्क, हेल्पिंग, सोशल कनेक्शन। आप किसको कैसे कम कर सकते हो जब आपको तनाव हो, जैसे अगर आप उस टाइम सोओगे ना, सो जाओगे, टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसा मतलब मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोगों में कि वो सो जाते हैं, है ना, कोई टेंशन हो रही है तो सो जाओ। तो सोने के बाद वो तो खैर एक वो है कि आप उसको रोक रहे हो, है ना, जो भी आपकी जो इमोशनली जो बॉन्डेज है उसको रोक रहे हो और सप्रेस कर रहे हो और सो जा रहे हो, है ना। तो ऐसा भी मैंने देखा है, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट्स में इन्होंने ये क्यों दिया है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न अगर अच्छा होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, तो आप वैसे भी ज्यादा अच्छा फील करोगे, है ना, स्ट्रेस जैसी चीजें नहीं होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क करोगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, तो भी आप ये एक ट्रीटमेंट की तरह आपके साथ काम करेंगे। हेल्पिंग, आप किसी की हेल्प करोगे, आपने देखा होगा किसी की हेल्प करने के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हो, तो वो ये सारी चीजें इसी तरीके से बताई गई है। उसके बाद सोशल कनेक्शन, आप लोगों के साथ बातचीत करोगे, सोशली कनेक्ट होगे, तो भी आपका जो वो स्ट्रेस वाली जो कंडीशन है उससे आप थोड़ा बाहर आ पाओगे। तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके से ही दिए गए हैं कि आप मैम अगर, हॉबीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है मैम इसमें। क्या व्यक्ति बोल रहे हो? व्यक्ति की जो हॉबीज होती हैं, जैसे किसी को पेड़ों को पानी देना अच्छा लगता है, हाँ किसी को म्यूजिक बिल्कुल। अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को बजाना अच्छा लगता है। तो आजकल की जो व्यस्ततम जीवन है इसमें लोग अपनी हॉबीज भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हॉबीज पे अगर यदि आप आपकी, करते हैं अपने जिनमें उनको अच्छा लगता है। हाँ जी, एक अगर एक आप बुक, आपकी हॉबीज को भी वापस ले आओगे, गॉड क्या ऑफ बोल रहे हो? स्मॉल थिंग्स, एक बुक लिखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक हम्म। राइटर ने इसके ऊपर एक बुक लिखी है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। व्यक्ति ये सोचता है कि उसको फॉरेन जाने से खुशी मिलेगी, जबकि उसने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब आप छोटी छोटी चीजों करोगे उससे भी आपको खुशी मिलती है। जैसे आप सूरज को जल देते हो तो आपको खुशी मिलती है ना, आप पेड़ बिल्कुल। को पानी देते हो तो कुछ, मतलब आपको हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में ढूंढना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मुझे मर्सिडीज मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गॉड ऑफ, मतलब लिव इन प्रेजेंट भी बहुत अच्छी बुक है मैम। इसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, कि प्रेजेंट में जियो, भविष्य के ओके। बारे में मत सोचो और जो हो चुका है उसके बारे में भी मत सोचो। ऑलवेज हम्म। प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहोगे हम्म। तो तनाव नहीं होगा आप। हाँ, तो आपको जब भी और लोगों को
जिन्होंने ये बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप लोग देखना, उसको पढ़ना। तो मतलब यही है कि जो भी ये आपकी जो भी मेंटली डिसऑर्डर्स है, जो भी आपके ये जो आपकी एंजाइटी स्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठीक तो आपके जैसे सोशल कनेक्शन के बाद, या आप किसी की हेल्प करोगे, या कुछ आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दोगे, या फिर आप मतलब जो भी आपको पसंद है, अगर आप वो सब चीज़ें करोगे ना, तो मैं जो भी ये मेंटली जो प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ये वैसे ही ठीक हो जाएगी। अगर आपका खाना पीना अच्छा होगा, आपका नींद अच्छी होगी, ये सारे क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है ना। आपकी लाइफस्टाइल बेकार होती जा रही है, तो उसकी वजह से ही ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है कि आपकी नींद खराब हो रही है, हमारे खाना खाने की हैबिट बहुत खराब हो चुकी है, एक्सरसाइज भी ऐसा ही कि हमारी बहुत सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तो जितना ज़्यादा हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे, तो वैसे ही हमारे जो ज़िंदगी में ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आ चुकी है ना, ये ऐसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ऐसी ही आपको चीज़ें मिलेगी कि आप एक्सरसाइज करा लो, आप प्रोडक्टिव वर्क करा लो, आप हॉबीज़ पे ध्यान दो अपना, है ना, आप किसी की ये हेल्प करो। आपकी पीपीटी में लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई, इट्स नॉट स्टेट दैट किल्स यू, इट इज अवर रिएक्शन टू इट। ट्वीट जी, इट्स वेरी गुड वही, लाइन। If we have हाँ any जी, problem, then we have two things. We जी either we have a बिल्कुल, solution or we don't have a solution. If we have बिल्कुल, solution, then why worry? And if we don't have solution, then why worry? दोनों केस में बिल्कुल, चिंता करने की क्या जरूरत है? सब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो चिंता करके क्या डंडे गाड़ेंगे? हाँ, जब सॉल्यूशन स्ट्रेस है हमें, तो सॉल्यूशन की तरफ जाइए। हाँ जी। तो ये हुआ आपके स्ट्रेस की बात। ये हैंस सेले ने ही दी है ये लाइन, इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल अस, इट इज आवर रिएक्शन टू इट। ठीक है, उसके बाद हम चलिए, तो स्ट्रेस हमारा यहीं पे हो गया खत्म। उसके बाद हम आते हैं एंजाइटी पे। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक कॉमन इमोशन है व्हेन डीलिंग विद डेली स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंजाइटी भी क्या है? ये एक इमोशन है, ठीक है, जो हमारे डेली के जो दिन के पूरे दिन में हमारे जो भी तनाव होते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उसको लेके जो इमोशन हमारे मन में आता है वो एंजाइटी है। ठीक है, बट व्हेन दीज इमोशंस आर परसिस्टेंट, एक्सेसिव एंड इरेशनल। क्या बोला इन्होंने? कि जब ये इमोशन परसिस्टेंट होगा, एक्सेसिव होगा और इरेशनल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कॉमन हो जाएगा, एंड अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू फंक्शन, और ये हमारी एबिलिटी को, हमारे काम करने की एबिलिटी को जब ये अफेक्ट करने लगेगा, तो एंजाइटी बिकम्स अ डिसऑर्डर। तो ये क्या है? ये एक डिसऑर्डर बन जाएगा। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर फोबियाज है, पैनिक एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो जो एंजाइटी है ये एक इमोशन है। जैसे आप अपने पूरे दिन की प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, तनाव से जैसे आप लड़ते हो, जैसे आप डील करते हो, तो हमारे अंदर एक क्या होता है, एक कॉमन ये जो इमोशन है, एंजाइटी इमोशन, ये हमारे अंदर आता है। ठीक है, उस टाइम पे। तो अगर ये इमोशन बहुत टाइम तक लंबा ऐसा ही चलता रहे, ठीक है, ऐसे ही चलता रहे, इरेशनल हो, एक्सेसिव हो, और हमारी एबिलिटीज को, हमारे काम करने के जो भी तरीका है उसको अगर ये परेशान करे, अफेक्ट करे, तो ये एक डिसऑर्डर बन जाएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे इसके टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे फोबियाज, हमें किसी चीज़ से बहुत डर लगता है, जैसे हाइट से हमें बहुत डर लगता है, हमें पानी से बहुत डर लगता है, पैनिक, एकदम पैनिक होने लगता है कोई, है ना, अगर कुछ कुछ भी हुआ और एकदम पैनिक करने लगे वो, तो ये भी एक इसके अंदर ही आता है, पैनिक एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? ओसीडी, आपने इसको सुना होगा, देखा भी होगा। इसमें क्या होता है कि आप एक काम को ना बार बार करने लगते हो। जैसे इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि
जैसे किसी किसी को ना बहुत ज्यादा आदत हो जाए, ऐसे हाइजीनिक रहने की बहुत आदत होती है, तो उनको ना बार बार अगर वो कुछ भी किसी एक चीज को भी टच करेंगे तो वो वापस हाथ धोएंगे, है ना। उन्होंने मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में उनको बार बार हैंड वॉश करना है, ठीक है। दूसरा ऐसा ही एक डिसऑर्डर, एक ओसीडी में ही कुछ टाइप्स है, जैसे ये आपका एक हाइजीनिक वाला आया। दूसरा एक क्या है कि जैसे किसी ने लॉक बंद करा, आपने जैसे आप घर से बाहर निकलते हो लॉक बंद करा, और उसको ना आप बार बार उसको चेक करोगे, बार बार उसको ऐसे पकड़ पकड़ के देखोगे कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, लॉक हो गया, अब आप चले गए वहां से। अब आप गाड़ी में बैठ गए, जाके गाड़ी में बैठ के भी आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरा लॉक बंद हुआ होगा कि नहीं हुआ लॉक होगा। खोल के आ जाएंगे मैम घर पे। मैंने ऐसे हाँ ऐसे जी। लोग देखे जो पांचों कमरों के ताले लगा लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर वापस सारे ताले खोलते हैं। हाँ, तो ये उनको क्या है, ओसीडी की प्रॉब्लम है ये। हाँ, मैंने भी ऐसे लोग काफी देखे हैं, और ऐसे हाइजीनिक वाले भी काफी देखे हैं, है ना। किसी किसी को बहुत ज्यादा आदत हो जाती है। तो वही है कि अगर कोई भी आदत, कोई भी छोटी बड़ी जो भी आदत है, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो वो क्या है, एक डिसऑर्डर की तरह बन जाती है, वो भी आपको उस तरीके से ही परेशान करेगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी के अंदर ही ये सारी चीजें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटीज इन्होंने ये बताई गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, एंजाइटी फॉर वेकिंग अप फॉर एग्जाम फॉर डूइंग, क्या क्या किस किस तरह की हो सकती है। तो जैसे वेकिंग अप, एंजाइटी फॉर वेकिंग अप फॉर एग्जाम फॉर डूइंग होमवर्क, कि आपको जल्दी उठना है, आपको काम करना है, होमवर्क करना है। अलर्टनेस बिफोर कमिंग गेस्ट, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई घर में मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और उन्होंने बोला है कि 11 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। तो 11 बजे से पहले ही ना आप एकदम ऐसे गेट पे खड़े हो जाओगे कि कब आएंगे, अगर 5 मिनट लेट हो गए क्यों नहीं आए, क्या हुआ, ऐसा फोन पे फोन करोगे। और या फिर आप जैसे अगर कोई आपके घर में से ही कोई बाहर जाता है रात को, अगर वो लेट आते हैं और उन्होंने आपको बोला है कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे, थोड़ा लेट हो गए, कहीं फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए, किसी काम में फंस गए, तो अब ना आप एकदम एंजियस हो जाओगे, एंजाइटी आपको आ जाएगी कि क्या हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, एकदम बहुत सारा कुछ कुछ सोच लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, कहीं वैसा तो नहीं हो गया होगा, फोन स्विच ऑफ क्यों है, बहुत सारी चीज आप सोच लोगे, है ना, अपने मन में ही बहुत सारी घटनाएं गढ़ लोगे। तो ये क्या है, एंजाइटी है ये, है ना। इसको हम बोलते हैं एंजाइटी। जैसे एंजाइटी फॉर वेकिंग अप फॉर एग्जाम, जैसे आपका जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, उस दिन आपको बार बार, अगर 6 बजे उठना है तो आपको, आप ना 4 बजे ही उठ के बैठ जाओगे कि कहीं 6 तो नहीं बज गए। या फिर आपका कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है ना, कि आपको कहीं बाहर जाना है, जैसे हम कहीं बाहर जाना होता है जिस दिन हमें, उस दिन भी हम एंजाइटी में ही होते हैं। जैसे मान लो आपकी रात की 7-8 बजे की बस है या ट्रेन है, तब भी आपको ना ऐसा होगा कि सारे दिन आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सारे दिन ऐसे टेंशन में रहोगे कि यार 8 बजे जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें है ना, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो ऐसा मैं भी, मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो यही है साइकोलॉजी में, कि हमें ना बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने साथ, ठीक है। तो एनजाइटी में भी, जैसे आपको ये अभी समझ आ गया होगा क्या है एनजाइटी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, सच एन एनजाइटी एक्चुअली हेल्प अस परफॉर्म बेटर एज इट मेक अस मोर अलर्ट, ठीक है। अब जैसे कि, मैम, हाँ जी, एक एनसीएस वर्ड यूज की है, उसका हिंदी टर्म क्या होगा? क्या बोल रहे हो? एनसीएस एक वर्ड यूज हेलो, की है जिससे एंजाइटी करना है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, सॉरी, क्या? एक मिनट, एक मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो अभी। हाँ, जो एक वर्ड आपने यूज किया है एनजीएस, उसका हिंदी हाँ टर्म क्या जी, होगा ये पूछ रहे थे। अच्छा, हिंदी टर्म, हिंदी टर्म एनजीएस को ना, ऐसा शायद हिंदी टर्म एंजाइटी का आपका होता है,
एक सेकेंड। चिंता नहीं, चिंता नहीं होता है। किसी को स्ट्रेस का याद है क्या चिंता अभी फिलहाल? हेलो, किसी को याद है अभी फिलहाल? एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित होना, और एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो एनजीएस वही कि चिंता है चिंतित ना, हो। चिता से कम नहीं होती है, ऐसा कहावत है, चिंता चिता से कम नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो बात सही है। हेलो, वो आवाज ठीक आ है रही मैम, है आप ठीक लोग को है। मेरी? एग्जाम हाँ हाँ, टाइम आगे पे जो बढ़िए। व्यक्ति चिंता करता है ना, और वो जो जल्दी अच्छा अच्छा। उठता है ना, वो हार्मोन के कारण उठता है, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है उसकी बॉडी में, उससे काम हाँ, करता है। वो इतनी और ज्यादा एक्साइटिंग चिंता। हार्मोन, जब व्यक्ति स्पोर्ट्स में, जैसे कोई आदमी रनिंग कर रहा है और कंपटीशन चल रहा है, तो वो जो लास्ट के टाइम दौड़ता है और थकने के बाद जो दौड़ता है ना, वो एड्रेनलिन के कारण दौड़ता बिल्कुल। तो ये सारी, ये एनजाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ ना, ये हम बहुत कॉमनली हर जगह देखते हैं, है ना। ये हर कोई ये फील करता है। तो इसको तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों की हम ऐसे चिंता करने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा हम एंजियस होने लगते हैं किसी भी चीज के लिए। तो नेक्स्ट हमारा अभी है, हाउएवर सम पीपल एक्सपीरियंस एंजाइटी और एंजाइटी अटैक्स फॉर नो अपरेंट रीजन। अब कुछ लोगों में एंजाइटी जो वो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसी किसी में मतलब कोई ऐसा रीजन ही नहीं होता, बस वो उनको चिंता होती रहती है किसी ना किसी चीज की, तो है ना। तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी रीजन के बिना ही वो लोग जिनको एक जो लोग एंजाइटी में है, अभी एंजाइटी डिसऑर्डर में है, वो बिना मतलब की चीजों की, बिना ऐसे ही फालतू की चीजों की भी ना बहुत बहुत टेंशन लेते रहते हैं, बहुत चिंता में है। रहते हैं वो। 72,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में 24 घंटे में, उसमें 42,000 नेगेटिव होते हैं। और हाँ, जो बिल्कुल। व्यक्ति नेगेटिव विचारों पे कंट्रोल करना चालू कर देता है, वो स्ट्रेस और हम्म। एंजाइटी से बच सकता है। और वो कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि ये तो धारा प्रवाह चलते हैं, उसके लिए हाँ, वो तो फ्लो में प्राणायाम चलता रहता है। करना पड़ेगा, तो उसी से वो अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, इसके लिए योग बहुत अच्छा साधन। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो है। अब इसके बाद है, इफ यू फाइंड इट हार्ड टू कंट्रोल योर वरीज एंड इफ दीज constant feeling of anxiety affect your ability to go about your daily activity, then it might be a case of anxiety disorder। तो अगर आपको ये कंट्रोल करने में, आपकी जो टेंशन्स है, जो वरीज है, अगर उनको कंट्रोल करने में अ, आप बहुत परेशान हो रहे हो, हार्ड हार्ड है वो कंट्रोल करनी, तो कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी अफेक्ट योर एबिलिटी। तो ये जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी है ना, कॉन्स्टेंटली जो एंजाइटी चल रही है, ये क्या कर सकती है, आपकी एबिलिटीज को, आप जो डेली एक्टिविटीज में जो भी आप काम करते हो, डेली के जो काम है, उनकी एबिलिटीज को भी ये बहुत कम कर सकती है। ठीक है। तो इट माइट बी अ केस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी डिसऑर्डर का भी केस हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइटी के बारे में हमने ये पढ़ा। इसके बाद है एंजाइटी के सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स में क्या है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे हेडेक होना, हीट, स्वेटिंग, cool hand or legs, dryness, choking sensation, heartbeat fast, chest tightness, stiffness, stomach irritate, vomiting, nausea, motion, टॉयलेट रैपिडली बिफोर एग्जाम। तो यही कि आपको बहुत मतलब क्या क्या होगा फिजिकल सिम्टम्स में, जैसे हेडेक की बात हुई, हीट की हुई, स्वेटिंग की हुई, कूल हैंड एंड लेग, आपके हाथ किसी के ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं ना, हाथ भी और पैर भी, ड्राइनेस होने लगती है, चोकिंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लगने लगता है कि एकदम चोक हो गया, जैसे गले में ऐसा लगता है कि एकदम बंद हो गया गला, चोकिंग सेंसेशन होने लगती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी। उसके बाद स्टमक इरिटेट होगा, है ना, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारा स्टमक बहुत इरिटेट होता है, या फिर हम बोलते भी है ना कि हमारा सब कुछ
स्टमक से ही शुरू होता है, ठीक है। तो स्टमक इरिटेट हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगी, वोमिटिंग जैसा होने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, है ना, मोशन जैसे एग्जाम के पहले बार बार वॉशरूम जाना, किसी को ऐसा रिपीटेडली वॉशरूम जाएंगे, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। अब उसके बाद है मेंटल सिम्टम्स, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, है ना, नेगेटिव थिंकिंग होगी, मोबाइल बिजी। अच्छा, मोबाइल में आप ना, जैसे एनजाइटी होती है तो हम क्या, आजकल हम क्या करने लगते हैं कि फोन यूज करने लगता है, शॉर्ट्स देखने लगे, रील्स देखने लगे, और हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली हम मोबाइल का यूज करके क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे हम खुश है, हम खुश होके भी हम सोचेंगे चलो आज कुछ कुछ अच्छा देखेंगे, है ना, अपनी पसंद का कुछ देख लेंगे। अगर हम परेशान हैं, अगर हमारा ऐसा है कि हमें कल तक कोई काम करके देना है, तो भी हमें ऐसे टेंशन होगी, टेंशन के मारे भी हम फोन देखेंगे, ठीक है। अगर हम मतलब किसी चीज से दुखी है, परेशान है, कोई है नहीं हमारे आसपास जिनसे हम बात करें, तो भी हम फोन देखेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन सब चीजों में हम फोन देखने लगते हैं, अपना मोबाइल का यूज करने लगते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को सप्रेस कर देता है कहीं ना कहीं। उसी के बाद जब आप इमोशंस आपके सप्रेस होंगे, जब वो सप्रेस होंगे, लेकिन मतलब वो है कहीं ना कहीं, तो वो है ना, अंदर तो है आपके, तो फिर वो इस तरह से निकलते हैं, फ्रस्ट्रेट होके निकलते हैं आप कहीं ना कहीं, और ज्यादा परेशान होके, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी तो वो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी एंजाइटी का भी कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स हुए। उसके बाद है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, वरिंग कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेसिवली फॉर नो अपेरेंट रीजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज। वही बात है इसमें भी कि एक्सेसिवली अगर आप उसको, फोन को बहुत ज्यादा, सॉरी फोन को नहीं, मतलब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा बिना किसी रीजन के भी उस चीज की बहुत टेंशन ले रहे हो, तो ये आपकी डेली एक्टिविटीज को, परफॉर्मेंस को आपकी खराब कर सकती है, ठीक है। इलॉजिकल इरेशनल चीज़ों को आप सोच रहे हो। इसके सिम्टम्स भी वही है कि अप्रीहेंशन, कंफ्यूजन, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स, मसल टेंशन, पैल्पिटेशन एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। ट्रीटमेंट और हेल्प क्या है, ये सिम्टम्स तो हमने अभी देख लिए। ट्रीटमेंट और हेल्प क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक और रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपके ट्रीटमेंट है एंजाइटी के लिए। हम रिलैक्सेशन टेक्निक, जो भी हम जैसे ओम चैंट करते हैं, या फिर हम जो भी डीप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, कुछ टाइम शवासन में हम डीप ब्रीदिंग करें, या फिर हम कुछ चैंटिंग करें, या फिर हम कोई मंत्र चैंट करें, या फिर हम योग निद्रा करें। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमें अपने अपने जो भी हमारी मेंटली जो भी हम सोचते हैं, थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चीजें आती है, ये हमें करना चाहिए, है ना। फिजिकल बॉडी के लिए हम बहुत सारे, अगर हम लोग सब योग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग अपनी फिजिकल बॉडी के लिए तो कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल बॉडी के लिए भी हमें उतनी ही चीजें करनी चाहिए, है ना। कुछ भी ऐसा, थोड़ी सी देर मेडिटेशन, कुछ 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन पूरे दिन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो यही इसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। घूमने भी कहीं निकल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो घूमने निकल जाएंगे तो भी वो चीज खत्म हो जाएगी। हाँ, घूमने निकल सकते हो आप, मतलब अगर आपके पास, और उस टाइम ना आपके पास और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे फोन नहीं होना चाहिए आपके पास। अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, हमारा मोबाइल फोन। तो आपके पास ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप घूमने जाओ तो ये बहुत अच्छा है ना। जैसे आप मतलब घर में हो और शाम के टाइम आप ऐसे वॉक पे चले जाओ, कहीं ऐसे पार्क में चले जाओ, वहां पे आप, ऐसा बोलते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। आप उन उन लोगों के जैसे होते हो, 5 लोगों के जैसे जिनके साथ आप रहते हो। तो इसलिए बिल्कुल। आपके साथ मोबाइल रहता है तो मोबाइल में भी वही चीजें देखो जो आपको हाँ जी। पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले।
और हाँ उन्हीं जी, लोगों के बिल्कुल साथ बिल्कुल। रहो जो पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव थिंकर्स के साथ तो रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो उनका आप- साथ ये छोड़ दो बात जल्दी सही है, से। हाँ ये बात सही है, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर मतलब अगर आप पॉजिटिव भी होगे ना, तो नेगेटिव लोगों के साथ रह के वही आपके अंदर भी आने लगेंगे, चाहे आप कितना भी सोच लो कि नहीं हम थोड़े ऐसे हो जाएंगे। सोचते हैं हम लोग, सब लोग ऐसा सोचते हैं। अगर कोई आपके पास नेगेटिव है, आपके आसपास कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई भी, लेकिन हम ऐसा सोच देते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा होता है ना। हमारे आसपास की चीजें हमें अफेक्ट करती है। तो वही है इसमें कि आप घूमने जाओ, आप नेचर को उस टाइम फील करने की कोशिश करो, है ना। ऐसी ऐसी चीजें करो, आप थोड़ा टाइम घूमो, दूर दूर देखो। हमारी आई साइट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे दूर होगी, है ना। तो ऑब्जर्व यही करें ना, है छोटे अब। छोटे चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई अगर जीव जंतु है या फिर कुछ भी है, उसमें हम थोड़ी हाँ, खुशी देख सकते हैं, वो चीज कुछ कर रहा है। या फिर हम कल अभी बिल्कुल। सुबह में बैठे हुए थे, तो दो एक कीड़े होते हैं, वो गंदगी को हाँ ऐसे जी, गोल सा बना करके लेके जाते हैं। हाँ, मतलब दो ही लोग मिलके, तो उससे हम मोटिवेशन भी फील कर सकते हैं कि ये दो लोग मिलके टीम वर्क करके कैसे लेके जा रहे हैं। या फिर पत्ते हाँ, हैं कैसे हिल रहे हैं, क्या मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम खुशी ढूंढ सकते हैं बाहर निकलेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऐसे बिना मोबाइल के जाते हो ना कहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है उस टाइम। आप बहुत ज्यादा अपने आसपास की चीजों को ना ऑब्जर्व कर पाते हो कि क्या है ये सब। नहीं तो हम कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हम तो पूरा टाइम बस मोबाइल में लगे होते हैं, नहीं तो, है ना। चलो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक कर लेते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ लो मूड दैट टास्क लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लो मूड, आप लो लो फील कर रहे हो अगर लंबे टाइम से, ठीक है, अफेक्टिंग एवरीडे लाइफ, हमारी हर दिन की लाइफ को ये अफेक्ट करता है। इट इज ऑफन ट्रिगर बाय अ मिक्स ऑफ जेनेटिक, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अब ये ट्रिगर कैसे हो सकता है? अगर या तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अब स्टडी शो दैट द रिस्क ऑफ बिकमिंग डिप्रेस्ड कैन बी इंक्रीज बाय लाइफ इवेंट सच एज पॉवर्टी, डेथ ऑफ लव्ड वंस, फिजिकल इलनेस और अब्यूज। फॉर सम द रिस्क इज ऑल्सो हेरिडेटरी। तो कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन क्या हो सकता है, उनके कुछ ऐसे ऐसे लाइफ इवेंट्स जैसे पॉवर्टी के कारण, या फिर उनके डेथ ऑफ लव्ड वंस उनके कारण भी हो सकता है। फिजिकल इलनेस या कोई अब्यूज हुआ है फिजिकली, उसके कारण भी हो सकता है। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। अब सीरियस कॉमन डिजीज नॉट बाय चॉइस, कांट टॉक विद फ्रेंड्स, कांट एंजॉय लाइफ। तो इसमें क्या है कि सीरियस कॉमन डिजीज है ये, और नॉट बाय चॉइस, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको चूज करा है। कांट टॉक विद फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से भी इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, हम अपने लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो अब इसके सिम्टम्स क्या है? मिनिमम फॉर, अच्छा ये इसके बारे में दिया है कि अगर मिनिमम फॉर 2 वीक्स तक अगर ये चले, ठीक है, तो हम इसको डिप्रेशन बोलेंगे। सैडनेस ऑफ मूड, जैसे कि सैड होंगे हम बहुत ज़्यादा, है ना, सैड सैड फील करेंगे, फीलिंग टू क्राई। एनहीडोनिया एंड इंजॉयमेंट, एनहीडोनिया का मतलब क्या है? एंड इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट आपका खत्म हो गया लाइफ से। अ चाइल्ड लाइक टू प्ले वीडियो गेम, पेंटिंग, एन अंकल डोंट वांट टू लुक एट टीवी, नो मोर टू प्ले क्रिकेट। तो अगर ये सारी चीजें आने लगे, तो ये क्या है? ये सब इसके सिम्टम्स है ना। आपकी लाइफ से इंजॉयमेंट चला जाए, जो जो चीजें हमें पसंद है वो हम छोड़ दे, है ना। तो ये सारी जो है इसको हम बोलते हैं एनहीडोनिया। अब इसके बाद है गिल्ट फीलिंग, आत्मग्लानि, है ना। हम अपने आप से ही अपने आप को ही ऐसे गिल्ट फील करते रहे। ठीक है, कंसंट्रेशन, जैसे लेस कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी? कम हो जाएगी। नो मूड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, रोज के काम करने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? वीकनेस, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी,
फूड, मोर लेस कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग, चॉकलेट्स की, पेप्सी, वेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट्स में लिखा है देखो कि आपको मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी खाने की, मतलब ये दोनों हो सकता है डिप्रेशन में ना। डिप्रेशन में किसी किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी और किसी को बिल्कुल क्रेविंग ही नहीं होगी। ठीक है, डिप्रेशन दोनों तरीके का हो सकता है। अब जैसे उसके बाद वेट किसी का बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और किसी का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें आप ना वो भी देखोगे, डिप्रेशन में दोनों तरह के लोग, एक तो ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खुश हो दिखेंगे आपको, और एक ऐसे लोग होंगे जो जरूरत से ज्यादा दुखी दिखेंगे, जो किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, एकदम अपने रूम में लोग हो जाएंगे। और ऐसे भी आप लोग देखोगे, चलो इनका आपको पता चलेगा कि ये डिप्रेस्ड है ये वो पर्सन। एक गजल है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बेस्ट एग्जाम्पल है वो। हाँ मैम, बिल्कुल। जो लोग आपको ऐसे दिखेंगे ना कि वो बहुत ही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबसे घुल मिल रहे हैं, वो ना अंदर से उतने ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे वे कहीं ना कहीं। तो वो अपने आप को बस ऐसा, जैसे मैम ने अभी बताई इतनी अच्छी गजल, कि वो दिखा नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, तो हर दोनों तरह का डिप्रेशन होता है। अब उसके बाद अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, वो जल्दी उठ जाएंगे। ड्रीम नॉट रिफ्रेश स्लीप, उनकी नींद अच्छी नहीं होगी, ड्रीम वाली होगी, बस सपने सपने दिखेंगे उसमें। सुसाइड थिंकिंग, है ना। अब यहाँ पे जो ये है आपका डिप्रेशन है, ये सुसाइडल तक लेके चले जाता है ना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने लगते हैं वो लोग। अब इसके कोजेज क्या हो सकते हैं हमारे, इसके कोजेज न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जैसे आपके सेरोटोनिन डिक्रीज होने की वजह से, नोर एपिनेफ्रिन या डोपामिन, इन सब का जो रिलीजिंग है वो कम होने की वजह से जो भी। लोग सनलाइट नहीं लेते ना, विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होता है मैम। हाँ जी, बिल्कुल। में होता है, विटामिन डी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। होता है, हाँ होता है डिप्रेशन विटामिन डी की कमी से भी। अच्छा मैम, ये भी एक ठीक है। प्रश्न है, मान लीजिए ये भी होता है कि हम कहेंगे कि ट्रस्ट इशू, अगर मतलब दुनिया पर विश्वास उठ जाता है, वो डिप्रेशन के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, फिर एंजाइटी के कारण होता है। मतलब इन तीनों में से किसके कारण होता है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ 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 हाँ, अगर क्या है कि दुनिया से विश्वास उठ जाता है लोगों का, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है। ट्रस्ट इशू हो जाता है, हाँ। वो तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उनकी पहले की कोई ऐसी कुछ ऐसा रहा होगा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसा ट्रस्ट इशू हुआ, है ना। ये आपके पुराना जो आपके पास्ट में जो हुआ हो ना, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भी ऐसा हो जाता है ना। जैसे अगर आपकी कोई बहुत आपके करीबी पर्सन होगा, उसने आप किसी चीज में ऐसे चीट कर दिया हो, या फिर उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया हो, तब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये होता है। में कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो हाँ ट्रस्ट जी। इसलिए खत्म होता है क्योंकि दूध का जला रहता है ना वो, हाँ उसको पर किसी ने धोखा दिया रहता है, तो उसका ट्रस्ट इशू, तो इसीलिए वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ, ट्रस्ट इशू इसलिए होता है मोस्टली। तो अब इनमें से डिप्रेशन, एंजाइटी में, इनमें तो इसको हम ऐसे नहीं जोड़ के देख सकते। वो तो फिर अलग से ही है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर होता है वो तो। ठीक है जी। या फिर आपके बचपन में ही अगर ऐसा कुछ हो गया हो, बचपन में भी, मतलब आप अभी नेक्स्ट हम कुछ अगली क्लास में पढ़ेंगे ना, कुछ साइकोलॉजिकल जो स्टेजेस होती है बच्चे की बड़े होने तक की। ज्यादातर फाइनेंस के केसेस में होता है, आपका किसी ने पैसा ले लिया और वो दे ही नहीं रहा, तो हाँ, वैसा भी हो सकता है। या फिर आपके इशू जरूर जाता है वो, क्योंकि वो देता ही नहीं है, तो वो मांग पाता नहीं है, वो जिंदगी निकल जाती है, वो देता नहीं है, तो हाँ इसलिए जी, हाँ जी। खत्म और होता है जब आप जहाँ। साइकोलॉजिकल जो स्टेजेस पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, और बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से भी हमारे मन में ये ट्रस्ट इशू बनने लगता है। जैसे
एकदम नॉर्मल, अभी आपको ये एकदम नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब छोटा बेबी होता है तो उनका वही उनका ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो, या फिर उनका जो भी फंक्शनिंग है वो उसी तरीके से होती है कि अगर जैसे आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं, है ना, जैसे आपको उन्होंने कहीं बाहर मतलब किसी के साथ रखा है उन्होंने, ऐसे जो मतलब बच्चों को देखभाल करने के लिए आता है ना, तो उनको उन्होंने ऐसे रखा है आपके पेरेंट्स ने, तो ये भी इतनी छोटी छोटी चीजें भी ना आपके ब्रेन में मतलब हम बोलते हैं ना कि घर बना लेती है हमारे मन में, इतनी छोटी छोटी भी जैसे चीजें। मैम दो सिबलिंग है, दो भाई बहन है, अगर एक की ज्यादा बड़ाई कर दी दूसरे के सामने तो उसको हाँ लग जाएगा। और हाँ और या या फिर ऐसा भी होता है कि दो बच्चे भाई बहन है, अगर किसी ने चॉकलेट खा ली तो दूसरी बार वो चॉकलेट छुपा देगा, क्योंकि वो भी हाँ, ट्रस्ट वाला मामला आ जाता है कि ये मेरी ट्रस्ट चॉकलेट इशू खा हो रहा है। जाता है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये ना ये मतलब लाइफ टाइम तक आपके साथ चलता है, फिर अगर बचपन में किसी के साथ ऐसा हुआ तो ये लाइफ टाइम तक आपके साथ चलता है। तो साइकोलॉजी इसी इसलिए बोलते हैं कि, हाँ जी बोलो। यार इसीलिए पेरेंटिंग जो है बहुत ध्यान दिया जाता है, और लोग आजकल पेरेंटिंग हाँ खोते जा रहे हैं। हाँ और बिल्कुल। इसलिए ये सब समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं। लोग बिजी अपने खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चों पे ध्यान देने की दूर की बात हाँ है। हाँ जी, तो इसीलिए पेरेंटिंग बोला सबसे जाता है कि हम्म, हाँ, पेरेंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लाइफ में, है ना, अगर आपने ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग दे दी तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, है ना, और अगर आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो भी तो आपका फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपने कपूत बचपन तो में क्या बच्चों धन पे ध्यान नहीं संचय, दिया। कपूत तो क्या धन संचय, एक कहावत है मैम, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या क्या ही कर लेंगे हम उस पैसे का, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अब जैसे इसमें कोजेस नीचे आपको स्ट्रेस के बाद दिया होगा ना, जॉब, पेरेंट डेथ, अगर इसकी वजह से भी डिप्रेशन में चला जाता है पर्सन, है ना, किसी को एक अच्छी जॉब मिली थी और कुछ उन्होंने उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, वो उससे निकाल ज्यादातर दिए गए या डिप्रेशन आ रहा है ना मैम आजकल, वो इसलिए आ रहा है कि व्यक्ति क्वालिफाइड तो ज्यादा है पर उस हिसाब से वो कमा नहीं पा रहा है। कमा नहीं पा रहा है, हाँ, ज्यादातर या फिर अंडर आप इसको, जॉब मिल रही है उसको, और इसीलिए डिप्रेशन बहुत हो रहा है यंग लोगों में कि पीएचडी हाँ जी होल्डर हाँ, चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही उनको। एक पेपर में हाँ जी आर्टिकल आया था कि चपरासी की नौकरी में 99 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया, तो पेपर में हाँ आर्टिकल। जी हाँ, तो आप बिल्कुल बताओ, बिल्कुल, करने के बाद चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अंडररेटेड ही हो गए ना। हाँ, डिप्रेशन का अंडररेटेड ही हो कारण गए। है बेरोजगारी। वही ना, अब क्वालिफिकेशन लोगों के पास इतने ज्यादा है और जॉब्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे आप फीमेल्स के केस में देखोगे, जैसे मतलब मैंने ऐसा देखा है बहुत सारी जगह कि फीमेल्स में ऐसा होता है कि वो अच्छा उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अगर मान लो किसी ने पीएचडी तक भी करी और उसके बाद उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उनको ऐसा कुछ नहीं करने का मौका दिया गया, तो भी उनको वो क्या हो जाता है, वो भी लोग ऐसे डिप्रेस्ड ही हो जाते हैं, फिर उनको नहीं मिलती उनकी, जब उनको उनकी जित जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती किसी वजह से, तो भी वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं। तो बहुत सारे यही सब कारण हैं डिप्रेशन के, या फिर जो भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब के। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है इंसोम्निया। वैसे हमने ये पढ़ लिया था पिछली स्लाइड्स में जब हमने स्लीप के बारे में पढ़ा है, लेकिन एक बार जस्ट देख लो इसको भी। तो इंसोम्निया क्या है, एक स्लीप डिसऑर्डर है विच पीपल हैव डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप। जब लोग सो नहीं पाते हैं, है ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है उनको सोना, है ना, आपने देखा होगा ना कि मैं दिन रात को, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि 10 बजे सोने चली गई थी और 11-12 बज गए, पता नहीं कब नींद आई मुझे, तो है ना, बस ऐसे ही करवटें बदलते रहे हम, तो परेशान रहे, कभी ऐसे करवटें बोलते बदलते रहते रहे, सारी याद हम सारी रात। ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये इंसोम्निया के कारण होता है। मैम ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है इंसोम्निया, इट इज बिकॉज ऑफ हाँ, सोशल मीडिया। सोशल आदमी इतना मीडिया, पागल है कि ये एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं। कोई भी हस्बैंड हाँ वाइफ जी झगड़ा डालेगा क्या फेसबुक पे,
तो लोग उसको ही वही देख ना। जलते रहते हैं कि ये यहाँ घूमने गया है, वहां घूमने गया है, घर में झगड़ रहा है, वो कोई नहीं देख रहा। और हाँ ये कारण ये भी होता है कि दिनचर्या लोगों की नहीं सही होती है। अपनी हाँ जी खुद की दिनचर्या खराब कर लेते हैं, कहीं व्यस्त होकर के, या फिर मोबाइल में बिल्कुल। ही व्यस्त होकर के, या फिर हम्म। अपने जो काम जरूरी काम है उसको छोड़ करके कहीं और टाइम दे करके। तो इस तरह से भी ये चीजें जो है नींद नींद खराब होने लगती है। हाँ, और एक बार नींद की साइकिल आपकी खराब हुई तो उसको वापस ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हुआ इंसोम्निया। तो इंसोम्निया के जो नीचे लिखे हुआ है कि डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, सोने में प्रॉब्लम होगी, वेकिंग अप ऑफन ड्यूरिंग द नाइट एंड हैविंग ट्रबल गोइंग बैक टू स्लीप, कि बार बार आप उठोगे, रात में भी बार बार उठोगे और फिर वापस सोने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, वेकिंग अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी उठना होगा, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि रात को नहीं सोए हो, हैविंग अनफ्रेशिंग स्लीप, अब अगर सोए ही नहीं हो अच्छे से तो फ्रेश नहीं हो पाओगे। उसके बाद हैविंग एट लीस्ट वन डे टाइम प्रॉब्लम सच एज फटीग, पूरा दिन आपको थकान थकान लगेगी, आप थकान लगेगी, स्लीपीनेस होगा, ऐसे सोना सोने का मन करेगा, मूड खराब होगा, मूड मतलब प्रॉब्लम विद मूड, आपके मूड भी खराब होगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, एक्सीडेंट्स एट वर्क और वाइल ड्राइविंग ड्राइविंग कि जब आप ड्राइविंग वगैरह करते हो, अगर नहीं सोए हो अच्छे से तो एक्सीडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है ड्यू टू पुअर स्लीप। तो ये क्या हुआ, इंसोम्निया के बारे में हुआ कि ये सारी चीज़ें इंसोम्निया में होती है। तो ये आज हमने हमारा एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी कर लिया है। अब आपका देखो क्या बचा है, सेकेंड वाले में जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, इसमें फेसेट्स एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बचा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो आपका जो अभी हमने फोर्थ यूनिट करी है, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बची है, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ एक बार, उसके बाद मैं कल कोशिश करती हूँ इसको लाने की। कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, है ना, किसी भी दो चीजों के बारे में जब हम, हमारे मन में ऐसा चलता रहता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, और कॉन्फ्लिक्ट हमें रोज होता है, रोज डेली का होता है, चाहे आप वो छोटी सी चीज में देख लो, जैसे फीमेल्स को क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो ड्रेसेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, ठीक है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा क्या होगा कि जैसे मान लो आपके घर में दो चीज मतलब आपके साथ ना एक एक साथ एक चीज, दो चीज आ गई, अब कल आपका एग्जाम भी है और दूसरा, कल नहीं सॉरी, कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम भी है और दूसरा आपका वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, कोई शादी है घर में मान लो, ठीक है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओगे कि एग्जाम ज्यादा जरूरी है देना कि आपको शादी में जाना जरूरी है, कोई बहुत आपके फैमिली में ही शादी है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट का कि हम ऐसे द्वंद्व में फंस जाते हैं, दो चीजों में हम फंस जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब आपने पहले से कुछ सोच रखा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा करने को मिलेगा, या फिर बहुत एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने सोच रखा है कि अब मैं घर जाऊंगी तो आज मुझे कुछ, आपकी कुछ भी जो भी फेवरेट सब्जी होगी, आपने ऐसा सोचा, या फिर आपको कल से पता था कि आज मुझे राजमा चावल मिलेंगे जाके, तो अब आप घर पे आए और वो राजमा चावल नहीं मिले, तो अब क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपकी जो इच्छा थी, जो आपने आपने सोच रखा था कि ये चीज होगी, ऐसा ऐसा होगा, हम सोच लेते हैं ना पहले से ही, हम पूरा मन बना लेते हैं कि वो अब हम ये जाके खाएंगे, इसके साथ ये होगा वो होगा, तब हमें मतलब बढ़िया मजा आ जाएगा एकदम। तो ये क्या होता है, आशा आशा जब किसी चीज की कर लेते हैं और जब नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन होती है, हाँ जी। ठीक है, और ये भी हमें बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है, ये मैंने एक बहुत कॉमन सा बेसिक से एग्जांपल दिया। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ जी, तो ठीक है, आज हमने एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस
और नेक्स्ट क्या, इंसोम्निया। इन चारों के बारे में पढ़ा। आप लोग को सबको समझ में आया ये? यस मैम। बिल्कुल। मानू जी आपको आया? आज आप नहीं बोल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, है ना? हाँ जी। और मेघा जी? जी मैम, मेरे को आया समझ में। हाँ जी, आप इतनी सारी गजलें कहाँ से लेके आते हो? मैं सुनती हूँ, म्यूजिक लवर हूँ मैं। ओके, अच्छा अच्छा। मैम आप तो कुछ मस्त वो करते? मस्त मस्त रहने वालों के लिए ऐसा ही होता है मैम। ये मस्त रहती हैं इसलिए गाती होंगी, सुनती होंगी, इसलिए ये सब सारी चीजें अटैच कर पा रही हैं, रिलेट कर पा रही हैं। हाँ तो जी, हाँ मस्त जी। मस्त रहना भी बहुत जरूरी। जो मस्त रहते हैं वही दूसरे को मस्त कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा मेघा जी, अच्छा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, है ना? कल एग्जाम है मेरी मैम, तो 7:45 जाना पड़ेगा मुझे कॉलेज। तो आप जल्दी ले सकते हैं क्या, 15 मिनट? कल? हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी ले सकते हैं। 7:45 से 7:45, 7:45 निकलना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से। अच्छा तो कोई बात नहीं, अगर हम 7 से भी करेंगे तो इतना ही करेंगे, हम थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है? जी, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, कोई नहीं, आप कर। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो फिर आज की हम क्लास इतनी ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू प्रणाम मैम। सभी को। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। जी। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जी, प्रणाम सभी को। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग सब कट कर देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तभी ऑफ होगी, है ना?